पिछले 3 साल से जब पति घर से चला जाया करता था, तो वो पत्नी अपने देवर को घर पे बुलाया करती और उसके साथ संबंध बनाती। जब 3 साल बीत जाते हैं, उसके बाद एक ऐसा हत्याकांड होता है। लोग भी जब यह बात को सुनते हैं, तो दांतों तले उंगली दबा के रह जाते हैं। तो इस घटना की पूरी सच्चाई को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। दोस्तों, आज की यह घटना छत्तीसगढ़ अभनपुर की है। अब इसी गांव के अंदर प्रिया नाम की एक औरत रहा करती है, जिसकी उम्र 25 साल और उसकी शादी आज से तकरीबन 6 साल पहले उसकी शादी हुई थी। पति का नाम होता है राजेश। राजेश की उम्र 27 के आसपास है। राजेश जो कि नौकरी करने वाला व्यक्ति है, नौकरी करने के लिए वो बाहर जाया करता है और घर पे पत्नी अकेली रह जाया करती है। अब घर के अंदर कोई नहीं रहता है, लेकिन उसका एक चचेरा देवर जो है वो रहता है। अब जो प्रिया होती है, घर में अकेली ही रह जाती है और कहा गया है कि अकेला दिमाग शैतान का घर होता है, और यह बात सही है। अब जब घर पे कोई नहीं रहता है, तो उसकी नज़र अब अपने चचेरे देवर पे चली जाती है, जिसका नाम रहता है विमलेश। अब वो दोनों एक दूसरे से बात तो करना चाहते हैं, लेकिन पहले वो सोचता है कि यह बोले और देवर सोचता है कि पहले भाभी बोले। अब यही सोचते सोचते काफ़ी दिन बीत जाते हैं, लेकिन कोई किसी को आगे खड़ा नहीं उतरता है बोलने के लिए। अब एक दिन क्या होता है, प्रिया के घर पे भी कोई नहीं था। उसका जो आदमी था वो ड्यूटी पे गया रहता है, और प्रिया उस अपने चचेरे देवर को, विमलेश को, घर पे बुला लेती है। घर पे वो बहाना करके बुलाती है। घर पे देवर जैसे ही आता है, यह कहती है कि हमारा गेहूं आप चक्की पे रख दो, हमारे घर में आटा नहीं है। तो देवर भी यहाँ पे कहता है कि ठीक है भाभी, लेकिन वो चक्की पे रखने से पहले ही यहाँ पे जो प्लान था, अब वो बताना शुरू करती है। अब भाभी यहाँ पे देवर से कहती है कि पहले एक बात सुनो, एक बात मैं तुमसे कहती हूँ, किसी से बताओगे तो नहीं? कहता है कि नहीं भाभी, आप बताओ तो सही, क्या बात है, मैं भला ही क्यों बताऊँगा। क्या बच्चा मैं थोड़ी ना हूँ कि किसी से जाके मैं पर्सनल की बातें बताऊँगा। अब जैसे इतनी बात वो कहता है, तो भाभी को भी यहाँ पे विश्वास हो जाता है, और भाभी वहाँ पे तुरंत अब अपने दिल की बातें उस चचेरे देवर विमलेश से कहना शुरू करती है। वह कहती है कि मैं तुमको बहुत दिन से चाह रही थी, लेकिन कुछ कहने का मौका ही नहीं मिल रहा था। अब जैसे ही इतनी बात विमलेश सुनता है, तो वह भी एकदम खुश हो जाता है। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। फिर कौन अब बोले यहाँ पे गेहूं को चक्की पे लेके जाने के लिए, और वहीं पे उन दोनों के बीच में घर पे किसी के न रहने के वजह से एक बार संबंध बन जाता है। और जब ये एक बार संबंध बनता है, तो फिर से रोज़ रोज़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब जब घर पे उसका आदमी ड्यूटी पे चला जाया करता है, तो पीछे से ये जो विमलेश देवर था उसका चचेरा, ये रोज़ रोज़ आता है और इसके साथ घिनौनी हरकत करके जाता है, जो कि इसे नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही यह तकरीबन सालों भर का समय बीतता है, अब ये दोनों का आदत तो पड़ ही चुका था। अब ये देवर सोचता है कि मैं किसी तरह भाभी से छुटकारा पाऊँ, लेकिन ये जो भाभी थी, ये चाह ही नहीं रही थी कि मैं इसको अपने दिल से अलग करूँ। अब विमलेश इससे इसलिए अलग होना चाहता था क्योंकि वो शादीशुदा नहीं था। अब उसकी शादी होने वाली थी। सोच रहा था शादी से पहले ही क्यों ना हम इससे अलग हो जाएं, नहीं तो कल किसी को इस बात की भनक लगेगी तो मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा। इसलिए वह पहले से ही इस प्लान के तहत अंजाम देना चाहता था। लेकिन वो जो भाभी थी, वो तो एग्री ही नहीं थी इस बात से। तो यहाँ पे एक दिन क्या होता है, अब जब ये भाभी से विमलेश दूरियां बनाने लगता है, तो भाभी का भी शक कहीं ना कहीं इसके ऊपर जाता है। अब भाभी को यहाँ पे गलत फहमी हो जाती है। भाभी ये सोच रही थी कि ये पहले तो रोज आता था, लेकिन अब मैं अकेली हूँ और इसके पास फ़ोन भी करती हूँ, लेकिन ये रिसीव नहीं करता है, और ये ज़रूर किसी न किसी से चक्कर इसका चल रहा है।
अब भाभी को यहाँ पे गलतफहमी हो जाती है। उसके बाद में भाभी एक दिन उसको बहाना करके जबरन घर पे बुलाती है। जैसे वो गेहूं का पिसाने के लिए एक बहाना करके वो पहले बुलाई थी, बस वैसे ही कोई बहाना करके ये घर पे बुलाती है। बुलाने के बाद में इसको कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, पहले तो तुम रोज आते थे लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया। लेकिन अब देवर इसको क्या ही बताए, वो विमलेश वो सोच रहा था कि मेरी शादी हो जाए और इस बात की खबर किसी को ना चले, इसलिए वो दूरी बनाना चाहता था। अब यहाँ पे भाभी उसको कहती है कि तुम रोज आ जाया करो, नहीं तो इंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। जो भी मैं तुम्हारी प्राइवेसी है अपने दिमाग में सोच के रखी हूँ, इसको मैं सबसे बताना शुरू करूँ। कौन बोले यहाँ पे देवर को धमकी देने के लिए, लेकिन यहाँ पे भाभी खुद ही देवर को धमकी देने लगती है। अब देवर भी क्या करे। फिर उसी बीच में एक बार उसके साथ उसकी जिस्मानी आग को ठंडा करता है। उसके बाद में अपने प्लान के तहत इंजाम को शुरू करता है। अब जैसे ही उसके साथ में एक बार संबंध बनाता है, बनाने के बाद में उसके गले को एक ही झटके में इतना तेज दबोचता है, जब तक उसकी सांसें रुक नहीं जाती तब तक ये छोड़ता ही नहीं। और फिर उसके बाद में उसके बिस्तर पे ही उसको लेटा देता है। लेटाने के बाद में उसका दरवाज़ा बंद करके यह घर से निकल जाता है। और इधर जब कुछ ही समय बीतता है, इसका पति ड्यूटी से आता है। उसके बाद में घर पे ही बाहर कुर्सी लगी हुई थी। अब ये बैठता है रोज़ की तरह। अब रोज़ तो इसकी वाइफ पानी लेके आके इसको देती थी, लेकिन उस दिन जैसे ही ये गुहार करता है, अपने पत्नी को बुलाता है, लेकिन जब पत्नी हो तब तो आए पानी लेके। एक बार बुलाता है, बुलाने के बाद में यह कुर्सी पे बैठ जाता है। उसके बाद में मोबाइल में ये लग जाता है। लेकिन जैसे कुछ समय बीतते हैं, ये घर से नहीं निकलती है। जब भाभी घर से नहीं निकलती है तो वो सोच लेता है कि ये कर क्या रही है। फिर तेज़ तेज़ बुलाने लगता है, लेकिन जब घर से कोई आवाज़ नहीं आती है तो अब ये मोबाइल को बंद करके अपने पॉकेट में डालता है और घर की तरफ जाना शुरू करता है। जैसे ही अंदर जाके देखता है बिस्तर पे इसकी बीवी मरी पड़ी थी। और जैसे ही ये नज़ारा देखता है वह एकदम चौंक जाता है। उसके बाद में वह पास पड़ोसियों को बुलाता है। पास पड़ोसियों को बुलाने के बाद में जब पास पड़ोसी वहाँ पे इकट्ठा होते हैं तो सब एकदम हैरान रह जाते हैं। अब किसी को कानो कान ये नहीं खबर कि इसको मारा कौन। उसके बाद में पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस घटनास्थल पे आती है और उस बॉडी को अपने कस्टडी में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और कुछ ही समय के बाद में पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो पुलिस वाले को पता चल जाता है कि इसकी जो मौत है वह गला दबाकर की गई है। अब पुलिस वाले के सामने मेन क्लू ये था कि इसको कौन मारा है। इस बात को पता करने के लिए वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। लेकिन कुछ ही दिन बीतते हैं। उसके बाद में जब पुलिस पास पड़ोसियों से एक एक करके पूछना शुरू करती है तो उसमें से एक शख्स बोलता है कि मैंने विमलेश को इसके घर से 3 दिन पहले सुबह में निकलते हुए देखा था। तकरीबन 10 बजे का टाइम रहा होगा, लेकिन फिर ये कहाँ गया, कब आया था, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। अब पुलिस वाले के सामने जैसे ये क्लू मिल जाता है तो पुलिस वाले शातिर तरीके से इसकी जांच करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे पुलिस वाले अभनपुर से ही विमलेश को गिरफ्तार करते हैं और उसके बाद में इस घटना की जब पूरी सच्चाई पूछना शुरू करते हैं तो पहले तो ये बताता नहीं, क्योंकि कोई भी शख्स जब पुलिस पहले पकड़ के पूछता है तो वह इधर उधर की बातें करना शुरू करता है। और इस कहानी में विमलेश भी कुछ ऐसा ही करना शुरू कर रहा था। लेकिन जब पुलिस वाला पूरी शक्ति के साथ पेश आता है तो वह पूरी घटना की कहानी साफ साफ बताना शुरू करता है। अब पुलिस वाले से वो बताता है कि साहब, सबसे पहली बात यह है कि मैंने इसके साथ में संबंध तो बनाया, लेकिन यह मेरे को खुद ही जबरन घर पे बुलाया करती है। अब यहाँ पे राजेश यानी जिसकी औरत ख़त्म हुई रहती है, उसका नाम राजेश, वो उसका चचेरा भाई वहाँ पे वो भी मौजूद था। अब यह बात को वो भी सुन रहा था। अब यहाँ पे विमलेश बताता है कि
साहब पहली बार में ये तो मेरे को गेहूं को चक्की पे लेके जाने के लिए बुलाती है और मेरा इसके पहले इससे कुछ भी संबंध नहीं था। अब यहाँ पे विमलेश कहता है पुलिस से कि जैसे ही भाभी गेहूं को चक्की पे रखने की बात कहती है तो मैंने भी कहा कि चलो ठीक है, लेकिन इसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। ये हमसे अब कहना शुरू करती है कि मैं तुमको बहुत दिन से चाह रही थी लेकिन मैं तुमसे कुछ कह नहीं सकती थी। तो उसके बाद में जैसे ये मीठी चुपड़ी कुछ बातें करती है और हमारा भी जो दिमाग है वो बदल जाता है। अब दिमाग पे शैतान सवार हो जाता है। उसी बीच में हमारे और इसके बीच में एक बार संबंध बन जाता है और जब ये एक बार संबंध बन जाता है तो यह बार बार का सिलसिला हो जाता है। अब राजेश जब घर पे नहीं रहता था तो हम इसके घर पे आते थे, उसके बाद में रोज़ संबंध बना के चले जाते थे। तकरीबन सालों बीत जाता है। इधर जब मेरे शादी की बात चलने लगती है तो मैंने भी सोचा कि अब इसको क्यों ना अपने से दूर किया जाए। अब मैं 10-10, 15-15 दिन तक इसके घर पे आता ही नहीं और ये मेरे को फ़ोन पे फ़ोन करती। लेकिन हद तो यहाँ पे तब हो जाती है, ये भाभी जैसे गेहूं को चक्की पे रखने का बहाना करके एक बार बुलाई थी, सेम उसी तरह कोई और बहाना करके हमको घर पे बुलाती है और मैं भी घर पे जाता हूँ सही समझ के। और जैसे ही घर पे जाता हूँ तो यह मुझे धमकी देने लगती है। कहती है कि लगता है कि तुम्हारा कहीं ना कहीं दूसरी जगह संबंध बन रहा है, इसलिए तुम हमें नज़रअंदाज कर रहे हो। अब जैसे ही भाभी इतनी बात कहती है तो हमें गुस्सा आ जाता है। उसके बाद में वह जबरन संबंध बनाने के लिए हमको मजबूर करती है। मैं उसकी इच्छा तो पूरी करता हूँ लेकिन अपने प्लान के तहत उसके साथ में वारदात करता हूँ। मैं उसकी मुंह को इतना तेज़ से दबोचता हूँ कि उसकी डेथ हो जाती है और जब उसकी मौत हो जाती है तो उसको वहीं पे लेटा देता हूँ। लेटाने के बाद में मैं घर से भाग जाता हूँ और जब पुलिस उससे पूछता है कि ये कितने बजे की बात है तो पुलिस से वो बताता है कि तकरीबन 10 बजे के आसपास में ये वारदात करता हूँ। जैसे ही इतनी बात बताता है तो उसका भाई जो राजेश रहता है, यानी जिसकी पत्नी यहाँ पे ख़त्म हुई रहती है, वह तुरंत रोने लगता है। वो कहता है कि तू मेरा कैसा चचेरा भाई है, तूने मेरा तो परिवार ही उजाड़ दिया। लेकिन अब पुलिस वाला उसको अपने कस्टडी में लेके जेल भेज देता है। अब उसकी शादी जो होने वाली थी वो भी कैंसिल हो जाती है और यहाँ पे जो राजेश था उसकी तो ज़िंदगी उजड़ जाती है और वो पत्नी जो है वो तो हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो जाती है और ये कहानी जो है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा ही कंटेंट देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल पे बने रहें। और वीडियो के में कुछ कमेंट्स करने वाले लोग हैं, उनका नाम लेना चाहूँगा। वो हैं राजू कुमार हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी वीडियो में कुछ मिर्च मसाला नहीं रहता है, जो भी स्टोरी रहती है बहुत अच्छी रहती है, तो उनके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। और दूसरे हैं एवरीडे क्राइम। वो बोल रहे हैं ब्रो मेरी वीडियो ग्रो नहीं हो रही है, प्लीज़ सपोर्ट। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, भाई आप कंटेंट को लगातार डालते रहिए। जैसे सबको रिस्पांस मिला है वैसे आपको भी रिस्पांस मिलेगा, भले ही देर होगा लेकिन अंधेर नहीं। उसके बाद में फिर सुरेश नायक हैं, ये बोल रहे हैं जय जगन्नाथ, उड़ीसा से हैं। तो इनके लिए भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। इतने थे कमेंट्स करने वाले लोग। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम इस वीडियो के एंड में लिया जाए तो आप कमेंट्स करके आप कहाँ से हैं इतना लिख के भेज सकते हैं। अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ज़रूर लिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।